सर मैंने ये राइट। क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जनरली अपन क्या है छठे भाव को देखते नहीं है संतान के लिए, तो क्या आपने जैसे समझाया उस परिप्रेक्ष्य में अपन को भाई आप देखना चाहिए? जिस भी भाव का विश्लेषण करेंगे उसको लगन बनाकर, उसके कारक के, उसके स्वामी की लगन बनाकर आपको विश्लेषण करना ही पड़ेगा, जो अब मैं लेटर ऑन लूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उत्तम परिणाम को नहीं निकाल पाएंगे। शास्त्र में मैंने आपको शुरू में बताया कि शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, सर्वे भावा लगन समा, सर्वे ग्रहा लगन समा। हर इवेंट को आपको कैलकुलेट करने के लिए उस कारक की भी कुंडली बनानी पड़ेगी, उस भाव की भी कुंडली बनानी पड़ेगी, उस भावेश की भी कुंडली बनानी पड़ेगी। अगर आप परफेक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसाइज पे जाना चाहते हैं, साथ ही यहाँ तक कहा गया है शास्त्र में कि दशानाथ की कुंडली बनाकर भी अंतर दशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ, सूक्ष्म और प्राण दशानाथ का भी स्थापन किया जाता है। गोचर की भी कुंडली बनाकर, चंद्रमा को कुंडली लगन बनाकर उसका विश्लेषण किया जाता है। तो जिसका भी विश्लेषण किया जाता है उसको लगन बना लिया जाता है, ये सर्वमान्य तथ्य है। लेकिन पहली चीज तो आप उस कुंडली में देखोगे ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले तो आप उस कुंडली में देखोगे ना चीज को, फिर अगला विश्लेषण है वह अगला विश्लेषण है। और प्रिसाइज जाने के लिए आप क्या करोगे, उसको कुंडली बनाओगे। तो सबसे पहले तो आप कुंडली में देखोगे, फिर आप इस भाव की लगन बना के विश्लेषण करोगे, फिर इसके कारक के लगन बना के विश्लेषण करोगे, और इसके स्वामी का लगन बनाकर विश्लेषण करोगे। अगर आप, बात आपकी बिल्कुल सही है, वो सेकंड स्टेप है, वो करना ही पड़ेगा आप। अगर सेकंड हाउस बलवान है, वह बलवान होकर गया तो संतानोत्पत्ति में लाभदायक है। तो ये जैसे लगन, हाँ जी, लगन से आप पंचम से कनेक्शन हो रहा होगा छठे का, तभी तो देखेंगे सर, या वैसे जर्नल भी देखेंगे? जनरल भी आपको हर भाव भी आगे मैं क्लियर करूंगा, अभी कुंडली भी लूंगा मैं। हर किसी विश्लेषण के लिए आपको भावेश कारक को लगन स्वरूप बनाकर ही उसका विश्लेषण और प्रिसाइज करने के लिए करना पड़ेगा। उसके बल को, जैसे बहुत बढ़िया बात कही आपने, जैसे हाँ, ये अगर आप कहते हो कि साहब सिंह राशि का संतान के लिए हमेशा विश्लेषण होगा, तो हमेशा करना चाहिए। सूर्य का हमेशा विश्लेषण करना चाहिए, गुरु का हमेशा विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का संतान भाव का स्वामी सूर्य है ना। तो सिंह राशि और सूर्य का विश्लेषण संतानोत्पत्ति के लिए आपको करना ही चाहिए। गुरु यहाँ के कारक है तो करना ही चाहिए, और आपकी कुंडली में जो है उनका करना ही पड़ेगा। अब पंचम भाव जो है, ये पंचम भाव ये पिता का अष्टम है, पिता का अष्टम है, यानी पिता की मृत्यु, समझ रहे हो। सप्तम भाव, द्वितीय भाव जो है, जैसे ही विवाह उत्पन्न होता है, चलो इसको अभी मैं नहीं बताता, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसका अष्टम द्वितीय भाव, जैसे ही सप्तम भाव विवाह होते ही आदमी का, तो आप समझ ना, ये जैसे मैंने एक दिन बताया था कि जो पाप ग्रह अगर लगने सो, अगर वो पंचम भाव में आए तो पिता के लिए शुभकर नहीं होता। चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा आगे की लेवल की बात हो जाएगी, है ना। कि जैसे विवाह होते ही आदमी की मृत्यु शुरू हो जाती है ना, ऐसे ही संतान होते ही है ना, पिता की मृत्यु एक तरह से वो शुरू हो जाती है। वो थोड़ा अभी आप थोड़ा आगे की बात है, तो ये क्लियर हुआ आपको? यस सर एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर पंचम भाव और छठे भाव का परिवर्तन हो जाए तो सर क्या रहेगा सर? तो ये एक उत्तम परिवर्तन है। हाँ, ये उत्तम परिवर्तन है। मंत्रेश्वर महाराज ने इसको दरिद्र योग माना है, लेकिन पाराशर जी ने इसको उत्तम माना है। मंत्रेश्वर जी ने इसलिए इसको उत्तम नहीं माना कि ऐसा आदमी जिंदगी भर मेहनत करेगा, कठोर परिश्रम करेगा, वो बैठ ही नहीं सकता, है ना। उसको आराम, पूरी जिंदगी परिश्रम करना है, ये मान को आप, लेकिन वह अन्य प्रकार से लाभ देगा। इसमें भी थोड़ा सा मैं सुधार करूं कि अगर षष्ठेश तो बलहीन होकर जाए, पंचमेश बलवान होकर आए, तो ये श्रेष्ठतम योग है। इतना सा आप देखना, अगर पंचमेश बलवान होकर आए और षष्ठेश बलहीन होकर जाए, तो यहाँ मंत्रेश्वर जी ने जो दूसरी बात कही है उसी चैप्टर में, तो वह पूर्ण होती है। तो ये श्रेष्ठ योग है, जिसको पाराशर जी ने संख्य योग भी कहा है।
तो ये बहुत श्रेष्ठ योग है। लेकिन पंचमेश बलवान हो और षष्ठेश बलहीन हो, यानी कि षष्ठेश बलहीन होकर जाकर यहाँ कोई नुकसान नहीं कर पाए और पंचमेश इसको पूरी तरह गवर्न कर ले, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाएगा। अन्यथा इसको जो दैन्य योग कहा गया है वो किसी स्थिति में कहा गया है, अगर षष्ठेश बलवान होकर आया और पंचमेश बलहीन होकर गया तो ये पंचम भाव पूर्णतः खराब हो जाएगा। पंचम भाव पूर्णतः खराब हो जाएगा, तो वो दैन्य योग है, वो दैन्य योग है, वो उत्तम नहीं है। तो कभी भी क्या है रामानी साहब कि शास्त्रों में चीजें लिखी हुई है और लोग उनको एज इट इज रख लेते हैं और वो अनर्थ हो जाता है। हमेशा बलवान है ना, वो राज करता है, वो अपने अनुसार राज्य बनाता है, अपने अनुसार चीजों को उत्पन्न करता है, अपने अनुसार भोग करता है। तो जो बलवान है वो कौन है, वो शुभ है, पाप है, बलवान है या बलहीन है। तो जो बलवान है वह दूसरे को गवर्न करेगा। तो पंचमेश अगर बलवान होकर छठे में गया तो छठे के पूरे पापत्वों को खत्म कर देगा और उसकी सारी चीजों को ना अपने अकॉर्डिंगली उत्पन्न करेगा। और षष्ठेश बलहीन होकर जाएगा तो यहाँ वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ ही इस पंचमेश को उसके राज में पूर्ण अपनी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसको ऐसे समझो कि कोई आपका कोई दोस्त है, उसके घर आप गए, आप बलवान हो, आप पावरफुल हो, आप धनी हो, आपका बड़ा रुतबा है ना। साथ ही वो व्यक्ति है ना जो दीनहीन है, कमजोर है ना, उसको इतनी शक्ति नहीं है। तो उस घर में जाकर आप है ना अपनी पूरी तरह अपने अनुसार सब चीजों को स्थापित कर सकते हो। अब चूंकि आप शुभ भी हो और बलवान होकर गए हो तो आप उसमें शुभत्व उत्पन्न करोगे, और जब वो शुभत्व उत्पन्न करोगे तो वह आपको रोकेगा भी नहीं, बल्कि आपको ये और कह देगा यार करो यार और करो, आपको हेल्प और करेगा। और फिर वो आपके घर में आके बैठ गया, माँ से बैठ के कह रहा है नमानी साहब आप जो अच्छा ना वो करो यार, आप जो करोगे मेरे को मंजूर, आप अच्छा ही करोगे। तो कितना बढ़िया योग हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कि छठे भाव का स्वामी है ना वो बलवान है आपसे बहुत ज्यादा, है ना। अब वो एक तरफ तो खुद के घर को पूरा संभाल के रखा हुआ है, एक आपके घर में और आके बैठ गया, यानी कि वहां तो है ही है, आपको भी पूरी तरह उसने काउंट कर लिया, आपके घर को भी। अब आप उसके घर गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्यों? आपको डर लगेगा कि मैंने जरा सा भी करा, चाहे वो अच्छा करूं बुरा करूं, ये मेरे को जरूर परेशान कर देगा, क्योंकि वो बलवान होकर आपके घर में गया हुआ है। तो आप उसके घर में भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो स्थिति बहुत खराब। जबकि आप करने क्या आए हो अच्छा, लेकिन नहीं कर पाओगे, अब वो करेगा जो कुछ करना है। क्या ऐसा ही होगा ना? जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तो हमेशा कभी भी विश्लेषण करें तो जो पावरफुल है वह गवर्न करेगा। तो पावरफुल कौन है? जैसे ये बात बहुत लंबी चली जाती है सर। मेरा 2 क्वेश्चन थे छोटे छोटे ये सर, अगर फिर बात लंबी चलेगी। एक मिनट। जैसे सूर्य, बुध और गुरु, ये तीनों साथ बैठे हैं, तो सबसे बढ़िया दशा किसकी जाएगी? विनीत जी आप बताओ। सर गुरु की। गलत। सबसे बढ़िया दशा जाएगी बुध की। सूर्य की जाएगी सर, सूर्य की। नहीं, बुध की जाएगी। सबसे ज्यादा ताकत मिलेगी इस बुध को। दूसरे नंबर पे जाएगी सूर्य की, और सबसे थर्ड नंबर पे जाएगी गुरु की। इसकी शक्ति का क्षीण हो रहा है इसमें और इसमें, समझ रहे हो ना आप? इन दोनों की शक्ति को बुध प्राप्त कर रहा है। सूर्य गुरु की शक्ति को प्राप्त कर रहा है। अब गुरु किसी की शक्ति को नहीं प्राप्त कर रहे, बल्कि अपनी शक्ति को दे रहे हैं। यह सीक्वेंस है जो रामानुजाचार्य ने भाव तरंग में स्पष्ट रूप से बताई है। इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ उल्टा हुआ, तो संगत तो किस तरह से प्रभावित करता है वो बात तो आई यहाँ, और यहाँ पे पावरफुल कैसे प्रभावित करता है ना। ये थोड़ा सा तो ये संग वाला समझ नहीं है। ये
हाँ ये वाला। ये सर एक बार वापस बताए ना। यहाँ तो बलवान होकर जाएंगे ना जब एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। यहाँ संगत तो जब मिलता है ना ग्रह को, तो जो बलवान होता है ना वो दूसरे को देता है, यानी जो शुभतम है ना उसकी दशा जो उसके साथ बैठा हुआ उससे कम अच्छी जाएगी, है ना। जैसे राहु गुरु बैठे हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आप तो इसको समझो, उसमें भी राहु की अच्छी जाएगी। तो गुरु जो बुध है ना, इनकी दशा, ये बुध ने इनसे भी शक्ति प्राप्त कर ली, इनसे भी शक्ति प्राप्त कर ली। बुध की दशा नंबर 1, नंबर 2 सूर्य की दशा, और नंबर 3 जाएगी गुरु की दशा। सर क्यों वो चलो दशा में अध्याय में बताऊंगा, चलो उसमें एनर्जी बताओ भी आप। एनर्जी जो हाँ मेरे जी। को समझ में आया वो ये हो गया कि सर गुरु और सूर्य एनर्जी देंगे और बुध ले लेंगे, क्योंकि वो हाँ यस। तो जो जल्दी ये कैच भाव है ना, जैसे यहाँ का स्वामी बलवान होकर यहाँ गया तो इसको देगा वो एनर्जी, यहाँ का स्वामी बलवान होकर गया तो इसको एनर्जी देके इसको शुभ करेगा, क्योंकि इसको ये पापत्व से भरा हुआ है, यहाँ विष है, तो यहाँ ताकत आनी चाहिए, शुभत्व आना चाहिए। और यहाँ का स्वामी स्वयं पापी है, तो अगर वह और पापत्व को प्राप्त हो गया, मान लीजिए वो नीच का हो गया, वो जो मैंने बताया, और वो अगर पंचम भाव में आया, तो मैंने वो स्थिति आपको क्लियर करी। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ ये? जी 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 सर। यस सर। अब आप सारे भावों से आप लगा के देखिए कि ये लाभ भाव का अष्टम है, लाभ का अष्टम है। अगर किसी व्यक्ति का छठा भाव प्रभावित हो गया तो लाभ की मृत्यु हो जाती है, और जिसके लाभ की मृत्यु यानी मनोरथों की मृत्यु, और मनोरथ मर गए तो उसकी जिंदगी में मन की चीज कभी होगी ही नहीं। 11वां भाव सुखपुर संतान की प्राप्ति में भी सहायक है, तो सुखपुर स्त्री की प्राप्ति में भी सहायक है, तो उनमें भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि अगर सप्तमेश छठे में चला जाए तो विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, और पंचमेश अगर छठे में चला जाए तो संतान में बाधा उत्पन्न होती है। अब आप लगा के देखना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, एक एक में जब आप लेवल 2 पे मैं इन चीजों पे बात करूंगा। ये भी जो बात हो रही है ना दरअसल में लेवल 2 पे चले गई, फिर लेवल 5 पे तो आपको बहुत ऊंची चीजें इसमें मिलेगी साक्षात, मतलब तो अभी ये थोड़ी ऊंची हो गई बात, पर ये मैं थोड़ा बताना उचित समझ रहा था। आपको आनंद आया कि नहीं? जी सर खूब है। विनीत जी, विनीत जी, जी सर। जी अब सर। आप कारकत्व तो आपको ध्यान था कि द्वितीय भाव का कारकत्व फूड है और छठे का भी फूड है? जी सर। अब क्यों है वो मैंने क्लियर कर दिया आपको भी। बिल्कुल सर, क्लियर हुआ। हाँ, तो ऐसे कारकत्व भी पूरे याद रखो, एक एक भाव के अंदर, एक एक राशि के अंदर, एक एक ग्रह के सारे कारकत्व आपको बाई हट होने चाहिए। सारे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ब्रह्मांड की सभी चीजें इनके अंतर्गत आ जाती है, पर मैक्सिमम, और उनको बढ़ाते जाएं। देखिए मैं इस पर्टिकुलर इस अध्याय पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से ही आपको है ना कुंडली देखने की भावनाएं जागृत होगी, राइट। तो मैं बात कर रहा था थर्ड हाउस, मैं तीसरा, 8वां और 12वां 3 और बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से स्थापित करोगे, थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा। थर्ड हाउस जो मैंने बताया था, ये पराक्रम का हाउस है, साहस का हाउस है, वीरता का हाउस है, शक्ति का, साहस का, विश्वास का, विकास का, तेजी का, है ना, खेल कूद का, ड्रीम्स एंड डिजायर्स का, होप्स का, विशेष का, छोटी यात्राओं का, कान का, है ना, ये छोटे भाई का, आभरण का, दिव्य आभरण मतलब द वेरी हाई क्वालिटी आभूषण। थर्ड हाउस ये देव स्थान है, भगवान लाइज हियर, भगवान के मंदिर की जब भी बात करते हैं, देव स्थापना की बात करें, तो तीसरा हाउस और 9वां भाव पीछे राशि, वो तो वो देवताओं का वो कहा गया है यहाँ पे, है ना, दृढ़ता का, है ना, वो इसी से, और जितने भी आपको पता है, तो ये भाव जो है ना वो पराक्रम कराता है,
यानी कि आदमी को गतिमान करता है। मंगल को यहाँ का कारकत्व दिया गया। क्यों दिया गया? कि मंगल नेवर सिट्स आइडल। मंगल ऑलवेज वांट्स टू बी एक्टिव। इट वांट्स टू एक्सप्लोर द न्यू हाइट्स, ऑलवेज वांट टू अचीव द न्यू हाइट्स, एक्सप्लोर द न्यू होराइजन्स। बी ऑलवेज, मतलब मंगल हमेशा जीतना चाहता है, जीतने के लिए प्रयास करता है ना, हमेशा आगे होके बढ़ना चाहता है। सेनापति है, ही लीड्स टू फ्रंट, इसलिए उसको यहाँ का कारकत्व प्राप्त किया, इसलिए वो साहस भरता है अपना, राइट। तो थर्ड हाउस में राशि कौन सी दी? द ब्रेन, आवर ब्रेन लाइज हियर। तो जो हमारे जो डे टू डे एबिलिटी टू कॉप अप विद द ऑब्स्टेकल्स ऑफ डे टू डे लाइफ, है ना, डे टू डे चीजों को मैनेज करने की ताकत, आवर एक्टिव ब्रेन, है ना। और जो यहाँ से बाधाएं भी आती है जिनको हमारा दिमाग नियंत्रित करता है, जो हाईएस्ट ग्रेस्पिंग पावर, वो यहाँ आती है। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अब यहाँ पे राशि कौन सी थी? मिथुन। मिथुन यानी, मिथुन का अगर अंग्रेजी का वो देखोगे, जोड़ा, मतलब स्त्री पुरुष का जोड़ा, यानी कि एक जो है कपल है, कपल है, मतलब यहाँ पे संगठित होकर प्रयास करने वाली बात, यानी कंप्लीशन। और वो दोनों कपल क्या क्या किस स्थिति में, वो आपको पता ही है। तो जेमिनी, इसलिए ही बुध की राशि है, इसलिए हमारा ब्रेन है ना, वो इसके क्षेत्र में आता है। और मिथुन राशि आपको पता ही है कि आदमी को आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करती है। आदमी बुद्धि, शारीरिक के स्थान पर बुद्धि का अधिक प्रयोग करता है। अब यहाँ पे कितना जोरदार कॉम्बिनेशन बनाया है ऋषियों ने कि बुध जो है दिमाग का प्रयोग करता है, शरीर का प्रयोग नहीं करता। अगर सिर्फ यहाँ पे बुध को देकर बुध को कारक बना दिया जाता तो वो आदमी बैठे बैठे ही दुनिया चलाता दिमाग से, है ना, बैठे बैठे सेनापति बनता। लेकिन कारकत्व किसको दिया? मंगल को। यानी बुद्धि को प्रोटेक्शन एंड एक्टिवनेस किससे मिलेगी? मंगल से। तो कारकत्व का निर्धारण भी देखो आप कितने प्यारे ढंग से किया गया है। तो थर्ड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में जाएगा, फोर्थ मतलब लगन में जाए। सबसे पहले अगर वो लगन में जाएगा तो लगन को एक्टिव करेगा, है ना, उसको बहुत ज्यादा परिश्रम के लिए तैयार करेगा। अब एक तरीके से अगर मैं देखूं तो लगन बहुत ज्यादा परिश्रमशील होना पड़ेगा, उसको क्रियामान होना पड़ेगा, है ना, तो वो उत्तम नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बहुत उत्तम है कि वो व्यक्ति हमेशा क्रियामान रहेगा, चंचल रहेगा, कुछ करने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी, आगे बढ़ने के हमेशा प्रयास करेगा। तो और यहाँ का उसको लाभ उत्पन्न करेगा लगन। लेकिन वह जिंदगी भर एक्टिव रहेगा, जिंदगी भर एक्टिव रहेगा। और उसकी सफलता में बाधाएं भी आएगी जिनसे वो विजय भी पाएगा, क्योंकि लगन पे आने पर हर ग्रह बलवान हो जाता है, तो विजय भी पाएगा। और बलवान होकर आएगा तो कहने क्या, उस आदमी का हर पराक्रम लाभ में परिवर्तित होगा। अगर द्वितीय भाव में जाएगा यहाँ से तो यह अशुभ, यह अशुभ है, क्योंकि अपने स्थान से 12वां गया पहला। दूसरा, वह धन के लिए, कुटुंब के लिए और ज्ञान के लिए हमेशा उसको पराक्रम करना पड़ेगा। धन कमाने के लिए उसको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। द्वितीय भाव मारक स्थान भी है तो उसमें उसको बाधाएं खूब आएगी। कुटुंब को खुश करने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। विद्या की हानि होती है। वैसे तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि थर्ड हाउस लॉर्ड जब लगन में आता है तो वो विद्या के लिए उत्तम योग नहीं है, विद्या के लिए उत्तम योग नहीं है। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड किसी का लगन में आके बैठता है तो विद्या के लिए उत्तम नहीं है। लेकिन यहाँ का स्वामी यहाँ जाएगा तो ये उत्तम नहीं है। इसको मंत्रेश्वर महाराज ने खल योग के नाम से कहा है। जब ये अशुभ स्थानों पर थर्ड हाउस लॉर्ड कहीं पे भी जाए वो खल योग का काम करता है। क्यों? क्योंकि वहां वो है लगन के अलावा, लगन सर्वोत्तम स्थान, वो तो हर एक से लाभ उठाना ही है उसको, लेकिन फिर भी लगन को भी ये परेशान करता ही है। ठीक है, थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है तो कहना ही क्या, स्वगरी होकर तो वो उत्तम ही करेगा। अगर वो फोर्थ हाउस में जाएगा तो आदमी को जिंदगी भर सुखों के लिए पराक्रम करना पड़ेगा। अगर वो
चाहे बलवान होकर जाएगा तो उस सुबह तो आसानी से उत्पन्न होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा, लेकिन पराक्रम तो करना ही पड़ेगा, पराक्रम तो करना ही पड़ेगा, राइट। अगर पंचम भाव में गया तो पंचम भाव के पराक्रम करने ही पड़ेंगे। शुभ और बलवान होकर गया तो वो अच्छे लाभ उत्पन्न कर देगा, और अगर बलहीन और पापी होकर गया तो मेहनत करने के बाद, पराक्रम करने के बाद भी रिजल्ट इच्छा अनुसार नहीं होंगे। छठे में जाएगा, यहाँ का स्वामी छठे में जाएगा उत्तम, ये उत्तम फल करेगा क्योंकि ये पापी है और ये फिर पाप स्थान पर गया। दूसरी बात मैं करूं कि यहां से चौथा गया तो पराक्रम का सुख उत्पन्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये पापी जाकर पापत्व को खत्म करेगा, और छठे भाव का पापत्व खत्म होने का मतलब है रोग रिपु ऋणों से मुक्ति, अन्य चीजों का उत्पन्न होना। ऐसा व्यक्ति सेवा में होता है, सेवादार होता है, नौकरी करता है, नौकरी फलदायी होती है। इसलिए शास्त्र में कहा क्या क्या कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के सूर्य शनि इस प्रकार हो, है ना, तो वह अगर किसी स्त्री के हो तो उसका पति या वह स्वयं या व्यक्ति राजकीय नौकर होता है। वाइस वर्षा भी कर सकते हो आप इसको मैं आगे और आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। ये उत्तम, क्यों बुरे का बुरा, और वैसे वो पराक्रम का सुख। अगर ये यहां पर आता है, थर्ड हाउस लॉर्ड यहां आता है सप्तम भाव में, तो यह उत्तम योग नहीं है। उसको व्यक्ति को अपने सप्तम भाव के सुख पाने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। धर्म पत्नी को हमेशा मनाने में ही जिंदगी निकलेगी या पति को मनाने में जिंदगी निकलेगी। अगर आपके पास कोई कुंडली आए, है ना, और लड़के की कुंडली है तो ये उसको आप कह सकते हो कि भैया ऐसा होने वाला है, और लड़की की कुंडली हो तो भैया तेरे को सारी जिंदगी ना अपने पति को ही खुश करना है, राइट। तो उसको हमेशा अपना पराक्रम जो चीजें हैं वो सप्तम भाव पे स्थापित करनी है। हाँ, व्यापार व्यवसाय में वह व्यक्ति पराक्रम का लाभ पा सकता है अगर वह बलवान होकर आए है तो, ठीक है ना। ये इसका स्वामी अगर यहाँ आता है, तृतीय का स्वामी अगर अष्टम में आता है तो ये अशुभ योग है। वह पहले ही पापी है, अष्टम में जो भी थोड़ा बहुत शुभत्व बचा हुआ है उसको खत्म करेगा। यह उत्तम योग नहीं है, यह उत्तम योग नहीं है। लेकिन तृतीय भाव को जरूर फायदा होगा उससे, तो उसका स्वामी अपने स्थान से छठा जाकर इसकी हानि करेगा तो इसको जरूर फायदा होगा, लेकिन अष्टम का योग उत्पन्न करेगा। अष्टम के जो दुर्योग है वो बढ़ेंगे। बलवान होकर जाएगा तो कम बढ़ेंगे, बलहीन होकर जाएगा तो ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अपने स्थान से छठा गया तो इसको जरूर फायदा कर देगा। थर्ड हाउस यहाँ के पापत्व को कम करेगा। इसका स्वामी यहाँ गया, तृतीय का स्वामी नवम में जाएगा तो वह अपने भाव को देखेगा, तो तृतीय को लाभ होगा, क्योंकि जो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो सोमर्व्या सोविवाद व तस्यै तस्यास्ति वृद्धि, वह उसकी वृद्धि करता है। तो यह ग्रह यहाँ आकर अपने घर को तो देखकर उसकी वृद्धि करेगा, लेकिन नवम भाव को भाग्य के लिए शुभ नहीं है, भाग्य के लिए शुभ नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर आध्यात्मिक मार्ग को अपना ले, प्रभु आराधना को अपनाने, तो श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त कर सकता है, श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। ऐसा शनि अगर हो जाए, अगर नवम भाव में शनि अगर आ जाए, है ना, और वो भी धनु के आ जाए तो श्रेष्ठ फल करते हैं। यहाँ का स्वामी, तृतीय का स्वामी कर्म भाव में आ गया, ऐसे व्यक्ति को हमेशा पराक्रम से लाभ प्राप्त होता है, हमेशा कर्मशील रहता है वो व्यक्ति, है ना। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन पूरी जिंदगी मेहनत करनी है, पूरी जिंदगी पराक्रम करना है। वह पराक्रमी उसका कर्म बन जाएगा। यहाँ का स्वामी यहाँ है उत्तम। तृतीय लॉर्ड अगर एकादश भाव में आता है तो उत्तम, बहुत अच्छे परिणाम देगा। अपने यहाँ का आकर बुरे का बुरा 11वें भाव में, और 11वें भाव में हर ग्रह आकर लाभप्रद हो जाता है, पापी ग्रह अवश्य लाभप्रद हो जाता है। तो ये पाप स्थान का स्वामी है, यहाँ आकर
लाभ में परिवर्तित हो जाएगा तो लाभ उत्पन्न करेगा, ये श्रेष्ठ योग कहा गया है। और अगर ये शुक्र से बने तो और ही अच्छा हो जाता है। और तृतीय अगर 12वें भाव में जाए, तृतीय अगर 12वें भाव में जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर पराक्रम करता है। बाकी सारी चीजें ये उत्तम योग नहीं है। तृतीय अगर 12वां जाता है तो ये उत्तम योग नहीं है, पराक्रम का व्यय हो गया, पराक्रम का फल पूरा नहीं मिलेगा, ये उत्तम योग नहीं है। तो इस तरह से आप हर एक भाव पे इसको लगाकर इनके कारकत्वों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, मैंने तो आपको एक एक दो कारकत्व लिए, आप सारे कारकत्वों को लगाकर देख लें। क्या क्लियर हुआ ये? सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। सर तृतीय अगर 6, 8, 12 में चला जाए तो सर क्या इसको भी विपरीत राजयोग बोला जाएगा? सर कई जगह लिखा हुआ था, इसलिए क्लियर पूछ रहा हूँ। कौन सर? 3 सर तृतीय से जब 6, 8, 12 चले जाए नहीं तो सर, विपरीत राजयोग मानेंगे क्या सर? मैं बिल्कुल सर, बहुत मैंने आपको पहली लाइन पहले भी एक बार कहा, अष्टम और 12वें भाव में जितना शुभत्व होगा, जितना अष्टम और अष्टम शुभ होंगे उतना श्रेष्ठ है। किसी भी पाप ग्रह का, किसी भी पाप भाव के स्वामियों का इनमें जाना उत्तम नहीं है। तृतीय अगर अष्टम में जाता है तो वो विपरीत राजयोग नहीं है, वो गलत वर्णन है। कुछ कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, वह आप खुद आप स्थापित करके देखेंगे, आप पाएंगे अष्टम और 12वें में जितना शुभत्व होगा उतना श्रेष्ठ है, उतना श्रेष्ठ फल देता है। एक्सेप्ट जो लोग तांत्रिक बनना चाहते हैं, है, या जो लोग कोई जमीनों से बहुत बड़ा खान खदान का काम करना चाहते हैं, वो एक्सेप्शनल चीजें अलग है, या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो पाप करे जरूर वहां लाभ कर देते हैं। अन्यथा अष्टम और 12वें भाव का शुभत्व श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पाप स्थान के स्वामी जाकर अशुभ ही उत्पन्न करते हैं। पाराशर जी ने स्पष्ट कहा है, कहते हैं कि छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम में गया तो मंत्रेश्वर जी ने तो इसको हर्ष योग कहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर बीमार रहेगा अगर ये बलहीन होकर चला गया। और कहीं लग्नेश भी बलहीन हो गया तो जिंदगी भर बीमार रहेगा। बीमारी और बीमारी का पराक्रम, पूरी जिंदगी उसका पराक्रम करेगा, यानी कि वो क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी। हाँ जी सर, तृतीय अगर नीच का होके 11वें में जाए तो फल क्या रहेगा? पाप स्थान का स्वामी पाप स्थान पर बलहीन होकर जाता है तो वह शुभ रहता है, लेकिन वो तृतीय भाव के परिणाम अच्छे नहीं देगा। अगर वो नीच का होकर छठे भाव में जा रहा है तो ठीक है, ओके सर, तो ठीक है। पर 11वें भाव में अगर जा रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा ऐसे समझो, आप वो गणना अलग है। अगर तृतीय 3, 6, 11 के स्वामी, मैं आपको क्लियर करूं, 3, 6, 11 के स्वामी बलहीन होकर अपने स्थान से 3, 6, 11 जाते हैं तो वह विपरीत राजयोग उत्पन्न करते हैं। यही बात मंत्रेश्वर महाराज ने 6, 8, 12 के बारे में कही है कि 6, 8, 12 के स्वामी पापी ग्रह हो, बलहीन हो और 6, 8, 12 में ही हो लेकिन एक्सचेंज ना हो तो वह विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो मैं योगा अध्याय में जब आऊंगा तब आपको क्लियर करूंगा। अभी क्लियर हुआ आपको? जैसे तृतीय का स्वामी पंचम में आ गया, जी सर, है ना, तृतीय का स्वामी पंचम में आ गया। मान लीजिए कौन सी राशि पकड़ाएं, बुद्धि पकड़ लेते हैं। तृतीय का स्वामी यहाँ आ गया तो यह अपने स्थान की हानि करेगा, तो तृतीय को लाभ करेगा। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ अष्टम में आएगा तो अष्टम को हानि करेगा लेकिन इसको लाभ करेगा, क्योंकि यहाँ से छठा आया। बताया ना मैंने आपको? जी सर, जी सर। वो अभी मैं प्रेडिक्टिव में आऊंगा जब और थोड़ा आपको क्लियर करूंगा। तो क्या तृतीय का क्लियर हुआ? उत्तम जी आप कुछ पूछ रहे थे सर? उत्तम जी, आप पूछ रहे थे कुछ? अगर हाँ सर जी, 3rd हाउस और 8th हाउस के स्वामी एक ही हैं और वो 8th हाउस में बैठे हैं तो भी ऐसा थर्ड ही हाउस, करेंगे? 8th हाउस के, थर्ड हाउस और मतलब 8th कि हाउस के स्वामी अगर 3rd हाउस में वृष राशि है और 8th हाउस में तुला राशि है और तुला राशि में शुक्र बैठे हुए कैसे हैं, आएगी? तो थर्ड हाउस में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो फिर बताइए क्या बताइए, फिर ठीक भी है। वो 8th हाउस को हानि करेंगे? नहीं, वो तो फिर वहाँ पे सौराशि फिर का हो भी शुभ जाएगा नहीं ना। होंगे। हाँ, तो फिर इस नहीं, कंडीशन में सौराशि का ग्रह तो अच्छा ही होता है ना।
स्वराशि का ग्रह तो अच्छा ही होता है। लेकिन सर वो अगर थर्ड हाउस शुक्र का भी स्वामी है ना फिर। कोई बात नहीं, अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ेगा। जैसे आप ये कह रहे हो कि मीन राशि है तो दूसरी और सातवीं राशि हो गई यहाँ। अब शुक्र यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, वह शुभ ही करेगा। स्वराशि का हो गया ना, हाँ आप समझ लो, वो स्वराशि का हो गया वो। अब स्वराशि का ग्रह तो उस भाव की वृद्धि करेगा ही, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 3 का स्वामी हो, कहीं का भी स्वामी हो, स्वराशि ग्रह होना अपने घर को बढ़ाएगा ही। और शुक्र के लिए तो विशेष बात यह है कि उसकी उच्च राशि उस समय मीन लगन में रहती है तो और शुभ करेगा, है ना। ओके, ग्रह अपने ठीक है उच्च सर। स्थान को हमेशा लाभ करते हैं। सर ग्रह अपने उच्च स्थान को हमेशा लाभ करते हैं। तो शुक्र अगर ऐसा किसी के द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में बैठा है तो अपने घर, अपने उच्च स्थान को भी वो फ्लोरिश करता है और सर इनके पापों को कम कर देगा। हाँ बताइए, आप उत्तम जी आप पूछ रहे थे। हाँ सर, जैसे यही थर्ड हाउस लॉर्ड अगर लगन में बैठता है तो आपने कहा कि अच्छा तो है लेकिन खराब भी है। तो सर एक तो ये लगन का लाभ भाव हो गया, और मतलब लगन है तो सर खराब कैसे वो करेगा, क्योंकि वो परिश्रम है। ये ऐसा है, जैसे आप शुक्र की बात कर रहे हो, अगर थर्ड हाउस लॉर्ड शुक्र अगर यहाँ बैठ गया तो वह अति शुभ होकर बैठा है। जनरली थर्ड हाउस लॉर्ड है ना, ऑब्स्टेकल्स और बाधाएं देता है, कार्यों को देरी से पूर्ण कराता है, यानी पूरा साहस पराक्रम करा के, पूरी आपसे मेहनत करा के फिर रिजल्ट देता है। और अगर वो पापी है तो अवश्य वैसा करा के देगा, और बलहीन होकर आके बैठ गया तो अवश्य अवश्य देगा। इसलिए थर्ड हाउस लॉर्ड अगर यहाँ आके बैठेगा तो वह देरी से परिणाम देगा, देगा जरूर, देरी से देगा और पूरी मेहनत करा के देगा। लेकिन मान लीजिए जैसे मीन लगन की बात करें, अगर शुक्र द्वितीय तृतीय होकर आके बैठा तो उच्च का हो गया, तो ये तो अति अति शुभ स्थिति होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति होगी। तो ये तो शुभ करेगा ही करेगा, ये तो अच्छा करेगा ही करेगा, तो वो बाधाएं होने नहीं देगा। सर 2 क्वेश्चन और थे लेकिन वो हाँ पिछले वाले उस पे थे सर। अभी हाँ तो बताइए, बिल्कुल बिल्कुल करिए, आप पूछिए। आपने बताया था सर कि पंचम और छठे का आपने बताया था कि परिश्रम बहुत करेगा। हाँ सर ये परिश्रम का लिंक कैसे आया इस चीज में, अगर पंचम सेवा, भाई छठा भाव सेवा, छठा भाव सेवा, सेवा का मतलब क्या, सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब, सेवा मतलब सर्विट्यूड, परिश्रम मेहनत, सेवा वो तभी तो होती है। सेवा का मतलब क्या, अच्छा एक सर परिश्रम ही तो होगा। हाँ एक हाँ सर, जैसे आपने बताया कि ये दशम का अष्टम होगा पंचम भाव, तो पंचम अगर छठे में जाता है तो ये तो कर्म हाँ, के लिए अच्छा है, कर्म के लिए और पिता के लिए। तो उसके लिए तो अच्छा ही बताया ना मैंने उस छठे भाव का जब विश्लेषण किया तो इनके लिए तो अच्छा ही बताया ना। इसका तो अष्टम है ना, पिता के लिए तो वो खराब है ना। हाँ अगर ये छठे में चल जाएगा तो ये अच्छा हो गया ना पिता के लिए। हाँ वो उसको थोड़ा बेनिफिट कर देगा, लेकिन इस भाव की जब बात करेंगे तो उसको अपन खराब कर को तो देगा। ये भाव तो वो है ना। वैसे व्यक्ति की कुंडली में ये कर्म में का और इनका संबंध है तो श्रेय से, लेकिन पिता की कुंडली जब आप बनाओगे तो पिता की मृत्यु, मैं पूछूं कौन सा भाव देगा, आप बताओ कौन सा भाव देगा। आप तो पिता की मृत्यु देखोगे किन किन भाव से देखोगे। सर एक तो अपन दूसरे 11वें से, और एक आप अष्टम से, और एक हाँ, अष्टम से तीसरे नहीं, से। आप इस कुंडली, ये कुंडली बनाई, हाँ इससे इस पंचम कुंडली पंचम में हो गया मेरे सर। को ये पिता भाव देखना, तो इसके कौन कौन से भाव देखेंगे। सर 11वां भाव, पंचम भाव और हाँ तीसरा भाव। देखेंगे ना, तो हाँ ये क्या हो गया, मृत्यु स्थान हो गया ना किसका। पिता के लिए। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया कि जब भी राजकुमार पैदा होता है तो वह कब राजा बनता है, यस सर। जब पंचमेश, अगर लग्नेश पंचम में आके बैठता है किसी व्यक्ति के, तो वो उसको राज कब मिलेगा, जब पिता की मृत्यु होगी तभी तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। और वो पंचम में आके खुद बैठा है तो, और हाँ उसको राज, पंचम भाव राज दिलाता है, राजपद दिलाता है, यस सर हाँ। दिलाता है कि नहीं दिलाता। हाँ सर। आप आर यू गेटिंग और नॉट। नहीं बिल्कुल सर मैं समझ गया, आपने पहले भी एक बात समझाई थी, ये दशम हाँ सम तो, से रिलेटेड ये बात समझाई थी आपने। हाँ तो वो इसलिए ऐसा कहा गया है, हाँ ठीक है ना। यस सर सर। एक बात पूछे। हाँ बोलिए बोलिए। सर पंचमेश छठे में गया, वक्री होके गया हो तो फिर क्या होगा।
शुभ ग्रह हो, वक्री होके गया हो छठे में। तो बताया था ना सुबह वक्री अति सुबह। नहीं सर, पंचमेश होके वो छठे में गया है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं ये बात। तो सुबह वक्री आप तो ग्रहों के पापत और सुबत और बलवान और बलहीनों को गणना करोगे ना। हाँ अब वो सर, बकरी होने से शुभ हुआ या बलहीन हुआ, अब वो आप बताओ। शुभ हुआ, बलवान हुआ बलवान हुआ, हाँ शुभ हुआ। तो हाँ उसका सुबत तो बढ़ेगा ना। ठीक है सर। सर मेरी है क्लास ना? उस टाइम बकरी ग्रह वाली क्लास छूट गई थी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसलिए चलो पूछा मैंने आपसे। अच्छा, हाँ उत्तम जी, और कोई क्वेश्चन आपका? सर नहीं ये सर, जो बस राजा वाला एक कॉम्बिनेशन question बताया आपने, हाँ 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 हाँ। राजा जब जैसे अब बेटा भाई राजा जो राजा है कब बने? वो दशम भाव है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हाँ चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा का लॉर्ड कौन है? दशम भाव। तो राजा चंद्रमा यानी रानी, रानी का पति कौन? ये सप्तम भाव का लॉर्ड कौन है? लगन, है ना, इस तरह से। तो अब बताओ आप प्लीज। मेरा ये था कि सर जैसे ये मृताश्रित जो होता है, जैसे मृताश्रित हाँ जो हाँ सरकार हाँ में हाँ होते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल, कॉम्बिनेशन यू आर होता राइट, है। बिल्कुल 100% यू आर राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज पकड़ी आपने। बिल्कुल, आप अगर 100 मृतक आश्रित की कुंडली देखोगे ना, उसमें मैक्सिमम आपको ये मिलेगा। बिल्कुल सुधीर जी, वेरी गुड वेरी गुड। आप इकट्ठी करना, मैं भी इकट्ठी करूंगा। बहुत ही यार शानदार बात कही है। इट विल बी आवर, हम लोग इस पे एनालिसिस करेंगे, इसमें शोध भी करेंगे। मैं 10-20 कुंडलियां तो मैं ला दूंगा, जी सर, और आप मैं सभी भी लोग भी खोजना, है ना, सब लोग। ये बहुत बड़ा एक थीसिस पॉइंट हो जाएगा अपना। बहुत सर बढ़िया, सर एक शानदार। सर, ये अभी क्या हाँ, बात हुई सर? आवाज नहीं आई थी। कौन सी कुंडली, किस टाइप की कुंडली? ऐसा है कि सुधीर जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जितने भी मृतक आश्रित लगते हैं ना, तो उनको राज की नौकरी मिली है, यानी राजा का नौकर बने हैं वो, यानी पिता की मृत्यु के बाद मिली है, तो उनके ये योग जरूर मिलेगा, जी सर, बिल्कुल समझ गया। है ना। तो वो कुंडलियां इकट्ठी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुधीर जी, गुड। ये एक एक्सेप्शनल सी चीज हो गई। इसे कल से इकट्ठी करते हैं। 20 तो मैं ही नहीं आऊंगा। सर एक क्लेरिफिकेशन चाह रहा था, ये जो शब्द आपने बोला उसका यही मतलब है क्या, गवर्नमेंट में कोई नौकरी कर रहा है और वो सर्विस के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे को नौकरी मिल जाती है? हाँ बिल्कुल 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 सही करो आप। तो वो राजा की नौकरी हो गई ना एक तरह से, पिता उसका, पिता मान लो चाहे राजा मान लो, बिल्कुल उससे सर, उसको समझ पद की गया। प्राप्ति हुई। पंचम भाव पद है। सर एक बात तो पूछनी थी सर। हाँ बोलिए बोलिए। पिता सर, आपने बताया था दशम भाव से भी देखते हैं, नवम से भी देखते हैं, और हाँ थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल। बताया था कि क्या चीज देखते हैं। अभी हमने हाँ दशम देखो, भाव से मैं ही मेरे पिता, छठे भाव को मेरी कुंडली है, जैसे ये आपकी कुंडली, आपकी मेष लगनी है। अब आप देखना चाहते हो आप अपने पिता को, तो आप किसके पुत्र हो? आप किसके पुत्र हो? इनके तो पुत्र हो भाई। इस नवम भाव के तो पुत्र हो आप। जैसे अष्टम भाव, इस ये माँ की संतान कौन है? अष्टम भाव। माँ की संतान, माँ की संतान अष्टम भाव, क्योंकि माँ से चतुर्थ भाव से